Dear student of class 9, welcome to class 1 of chapter 6 which is lines and angle. ये आपकी एनसीईआरटी की ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर 5 है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि इस साल आपका सिलेबस से डिडक्ट किया गया है। तो इस बार आपने वैसे आपको वही पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपका जो मैं पहला ज्योमेट्री का जो चैप्टर है इस 9th क्लास के सेशन का वो स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। जैसा कि इसका नाम है लाइन्स एंड एंगल, तो ज्योमेट्री का जो बेटा एक बेसिक रूल ये होता है डियर स्टूडेंट्स, आप ज्योमेट्री कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, चाहे आप अपने स्कूल में पढ़ें, जब तक आपको ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक थ्योरम्स एक्सियम्स याद नहीं है, अगर आपको वो नहीं पता है, डेफिनेशन आपको नहीं पता है, तो आपको ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इट इज़ अ बेसिक रूल ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से इसलिए बच्चे थोड़े इसलिए कतराते हैं कि उनको बेसिक थ्योरम्स वगैरह लर्न नहीं होती हैं, उनको बेसिक थ्योरम्स पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कौन सी डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। तो इसलिए आज आपको मैं पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लाइन्स। अब लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड ए लाइन। किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर हम एंडलेसली का मतलब ये है कि एक्सटेंड कर सकते हैं, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, बोथ साइड तक अगर उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन। मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय AB के ऊपर हम क्या लगाएंगे? लाइन। बोथ साइड एरो करेंगे, मींस ये बोथ साइड क्या हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है। देन रे क्या है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रे। इज कॉल्ड ए रे। द रे इज डिनोटेड बाय AB। Then line segment a part of a line, it is also a part of line, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइन से बड़ा कुछ नहीं है। तो it is a part of line with two end points. Ray, तो what is the difference between ray and line segment? Ray which has one end point, whenever line segment which has two end points. So a line which with two end points is called a line segment. It is denoted by AB. अब AB के ऊपर क्या होगा? एरो नहीं आएगा, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट क्या है? निश्चित है, यानी कि इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है AB की, लेकिन किसी भी लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट होंगे। तो मेजर डिफरेंस क्या था? लाइन जिसका कोई भी एंड नहीं है, इसको हम ज़्यादा भी जा सकते हैं। रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ इसको हम बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी। लाइन सेगमेंट ये जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन इसके दोनों एंड पॉइंट होंगे, यानी इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है हमें वो पता है, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, three or more than three points lie on the same line, then they are called collinear points. मतलब तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट अगर सेम लाइन पर लाई करते हैं, then they are called collinear point. Otherwise they are called non-collinear point, NCP, non-collinear points. तो collinear points के लिए आपको मैंने इस पिक्चर समझाया है। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट आप देखिए, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इट मींस दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट। जबकि आप यहाँ देखिए तीन पॉइंट है ABC, दे डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन PQ and RS, are intersecting lines. They intersect each other at O. ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। जो लाइन आपस में कोई भी दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन अगर एक दूसरे को किसी एक इनिशियल पॉइंट पे मीट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, अगर वो लाइन दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काट रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इट मींस दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अभी तक मैंने आपको समझाया लाइन के बारे में, रे के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है।
एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। जैसे ए लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, तो आपने क्या लिखना है, 2 एंड पॉइंट्स। रे कैन डैश एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट। तो इस तरह से अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन जो है, चाहे 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके वैसे मॉक टेस्ट में आ जाए, ओरल एग्जाम में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में समझाया और आपको मैंने समझाया इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस, if two lines are non-intersecting, then they will be क्या? पैरेलल। मतलब कोई भी दो लाइन अगर वो इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इट मींस वो पैरेलल हो सकती हैं, या इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं पर भी नहीं करती हैं, तो इट मींस दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो वो लाइन आपस में क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एल है और ये एम है, तो यहाँ पर क्या हो गया? एल पैरेलल टू एम। तो ये आपका पैरेलल लाइन की डेफिनेशन थी। अब इसी तरह से होता है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपको वैसे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन उसको कट करती है, तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन इसको दो पॉइंट पे काटेगी। अगर तीन पैरेलल लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन को तीन इनिशियल पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो ए स्ट्रेट लाइन which कट कह सकते हैं आप, which cuts two or more straight lines at different points is called transversal line। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि कट करती है दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर, क्योंकि एक लाइन को एक पॉइंट पे करेगी तो हर पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया? डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। देन इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है लाइन एंड एंगल्स, तो लाइन के बारे में मैंने आपको समझाया, अब हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल क्या है? द फिगर formed by two rays with the same vertex, with the same point या with the same initial point कह सकते हैं आप, या with the same initial point is called an angle। मतलब ये आपका क्या हो गया? एंगल। ये एंगल है, ये वर्टेक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्म। ये भी क्या होगी? आर्म। ये इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, और दैट इज कॉल्ड एंगल। तो इस तरह से एंगल की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा। बेसिकली आपने पढ़ा है सब 3 तरह के एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और टाइप के एंगल्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि 8th क्लास में मेनली आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया होगा, या सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया होगा, एक्यूट पढ़ा होगा, राइट पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा? ऑब्ट्यूज। तो सबसे पहला जो एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आई थिंक जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे उन सब बच्चों का एक्यूट एंगल पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो एन एंगल whose measure is more than 0 but
जिस एंगल की मेजरमेंट 0 से ज़्यादा होगी लेकिन लेस देन क्या होगी 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इट इज एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। सेकंड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में भी आपको पता होगा। क्या है राइट एंगल? एन एंगल whose measure is exactly 90 degree, whose measure is कितना डिग्री? 90 डिग्री is called right angle। that is ये आपका राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। थर्ड वन है आपका राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा शायद। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो है एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree। ये आपको मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। एन एंगल बिटवीन 90 एंड 180, जो 90 और 180 के बीच में होगा इस कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं इसको हम। तो उसके बाद आपका है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measure is 180 डिग्री, इस तरह से इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree। वो एंगल जिसकी मेजर 180 से ज़्यादा होगी लेकिन लेस देन क्या होगा 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देन इसके बाद आपने पढ़ना है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose measure is कितना आएगा कंप्लीट एंगल? 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसके बाद आपने पढ़ना है भी 7 आपने पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, an angle, the sum of the angles, the two angles are said to be complementary whose sum is 90 degree। Two angles are said to be complementary, said to be complementary if the sum of their measure, if their sum is 90 डिग्री। उसके बाद है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होगा? टू एंगल्स आर said to be supplementary if their sum is 180 डिग्री। इसके बाद आपने पढ़ना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब क्या है? वो एंगल ए रे which divides the angle, a ray which divides the angle in two equal parts। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? बाइसेक्टर समद्विभाजक, जो किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो रे। क्योंकि यहाँ पर हम एंगल का बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं तो ए रे which divide the angle in two equal parts is called बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल।
तो अभी आपको मैंने एंगल्स के बारे में समझाया, आपको मैंने 9 टाइप के एंगल समझाए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले समझाया एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90, राइट एंगल एक्जैक्टली मेजर 90 डिग्री, obtuse angle measure between 90 to 180 degree, straight angle exactly 180 degree, reflex angle more than 180 less than 360, complete angle exactly 360 degree, complementary angle. Two angles are pair of angle are said to be complementary if their sum is 90 degree, supplementary the pair of angle whose sum is 180 degree, bisector of an angle a ray which divide the angle in two equal parts is called bisector of an angle. तो अभी तक मैंने आपको लाइंस और एंगल के बारे में समझाया। अभी एक दो एग्जांपल और आपने समझने एंगल्स के, वो क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स if they have a common vertex, अगर उनके अंदर कॉमन वर्टेक्स होगा तब हो सकते हैं वो, या if they have common arm, एक आर्म कॉमन हो, या थर्ड वन इज देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स होंगी कॉमन आर्म की। मतलब जैसे ये, तो यहाँ पर आप देखें, पहला मैंने आपको दिखाया दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स दोनों में कॉमन है, या दे हैव कॉमन आर्म, इन दोनों के अंदर क्या है, आर्म कॉमन है। और फिर मैंने आपको बताया तीसरा पॉइंट, दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये डिफरेंट साइड है, एक कॉमन आर्म के इस तरफ है और एक कॉमन आर्म के इस तरफ है, क्योंकि ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, इन दोनों के अंदर एक कॉमन आर्म है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, नॉन कॉमन आर्म, और ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। तो इस तरह से इट इज अ एग्जांपल ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है, इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू adjacent angles form a line, then these angles are called linear pair of angles. मतलब the non common arm of coadjacent angle form a line, ये आपकी कॉमन आर्म थी, नॉन कॉमन आर्म जो है दोनों मिलकर अगर लाइन बना दें तो दैट इज कॉल्ड ए लीनियर पेयर। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a प्लस b का सम क्या होगा, 180, क्योंकि इट इज ए लीनियर पेयर। इस चैप्टर को करने के लिए आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन सबको अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। नहीं तो क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकल अपोजिट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। अभी मैं आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल समझा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आपको सारा बेसिक क्लियर होगा, और ये आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको आगे मेंशन भी कर सकें, तो इसके लिए आपको उनको पढ़ना है और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं उसकी जी और ए, VOA। क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, टू एडजेसेंट एंगल्स, या टू सीधा लिख देंगे हम, टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। टू एंगल्स और
called a pair of vertically opposite angle if their arms form two pair of opposite plane। मतलब इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखें, अभी मैंने आपको लिखवाया टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। ये इनकी आर्म एंगल की, ये क्या कर रही हैं, दो अपोजिट पेयर ऑफ रे बना रही हैं, ये बना रहा है। तो इट मींस एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह 3 किसके इक्वल होगा, 4 के, दीज आर आल्सो कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इससे पहले मैंने आपको एसेट एंगल्स के बारे में पढ़ाया और उससे पहले आपको सारे मैंने एंगल समझाए। तो अब आपको ये ध्यान देना है ज्योमेट्री का टॉपिक करने के लिए, क्योंकि आप ये मत समझें कि ये लाइन एंगल हमने याद कर लिए, हमने 6 चैप्टर कर लिया, क्लियर हो गया, आगे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक लीनियर पेयर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, राइट एंगल, जो भी मैंने आज आपको लिखवाया एंगल्स के बारे में, जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, ये आपकी टिल 9th क्या 10th 11th 12th में भी चलेंगी। और 9th के अंदर आप ये मत समझें कि आप 6 चैप्टर कर रहे हैं, आपने इसको रट्टा मार लिया, चैप्टर खत्म, प्रॉपर्टी भूल गए, दैट्स ऑल, हमने चैप्टर कर लिया। ये 7 चैप्टर में भी यूज होंगी, ये 8 चैप्टर में भी यूज होंगी, ये 9 चैप्टर में भी यूज है, इनका यूज 10 चैप्टर में भी है। और 10th क्लास के अंदर भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास की ज्योमेट्री है उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आप 9 से पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 90% प्रॉपर्टीज वही हैं, सिर्फ 2-4 प्रॉपर्टी आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, नहीं तो टोटली 9th की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज 10th क्लास की ज्योमेट्री में होता है। तो इनको आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से कि जितनी प्रॉपर्टीज हैं इसको आप एक फॉर्मूले की कॉपी अलग से बनाएं, बिल्कुल एक सेपरेट साफ कॉपी लेनी है। उनके अंदर जितने मैंने अब तक आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, चाहे चैप्टर 2 के, चैप्टर 1 के जो भी प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, चैप्टर 14 स्टैट्स के लिखवाए हैं, प्रोबेबिलिटी के लिखवाए हैं, और ये जो आपको मैं ज्योमेट्री लिखवा रहा हूँ, ये सारे आपने वापस नीट एंड क्लीन बिल्कुल इसको नोट करना है, नोट डाउन करना है, और उस कॉपी को आपने संभाल के रखना है। वो ये चीज़ आपकी 10th क्लास में भी यूजफुल रहेगी, क्योंकि 10th क्लास के अंदर इस तरह से आपको एक प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई जाएगी। तो अब आपको एक अलग से कॉपी बनानी है। उस कॉपी का बेनिफिट ये है कि आप जिस टाइम भी आपके पास सेपरेट टाइम है, खाली टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूलेस को, प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो एक बेसिक फंडा है, कोई बच्चा मैथ के अंदर 100 स्कोर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको सबसे पहले क्या है, बेस क्लियर होना चाहिए, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, थ्योरम है या प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सकें। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है कि हमें बेस क्लियर होना है। बेस का मतलब यहाँ पर क्या है, उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टी से है। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होंगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे चीटिंग करके करेंगे, या देख के करेंगे, या तुक्का लगाएंगे, तो तुक्के से मैथमेटिक्स नहीं होता है, समझने से और प्रैक्टिस करने से मैथ होता है। तो आज आपको मैंने लाइन्स और एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं। अभी हमने इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज और पढ़नी है, जैसे कि हमने पढ़ना है कि जब अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उनके एसेंट एंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ 180 डिग्री होते हैं, उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसके अलावा मुझे आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और भी इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत कुछ लिखवाना है। तो फिलहाल अभी आपको मैंने इस पहली क्लास के अंदर जो लिखवाया है, तो आप सब बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करने की, समझ के इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको नोट करेंगे, अच्छी तरह इसको समझेंगे। ये क्लियर होगा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको जो इसकी बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं या थ्योरम्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।